कल टॉपिक था कि कल हत्या के बारे में हमने पढ़ा था। आज का टॉपिक है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु होती क्या है, इससे संबंधित जो भी हम समाज में या घर परिवार में समाचार पत्र में रोजाना सुनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे को पता नहीं है कि दहेज मृत्यु होती क्या है, कब दहेज एक सामान्य मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जा सकता है। तो दहेज और मृत्यु, इसमें दो शब्द है कि जो मृत्यु दहेज के द्वारा होती है उसे दहेज मृत्यु कहते हैं। तो इसमें दहेज का क्या रोल होता है और उसके बाद में जो मृत्यु होती है उसका क्या रोल होता है। तो दहेज मृत्यु कहते किसे हैं और कानून में कहाँ पर इसका प्रावधान है, अधिकतम सजा क्या दी गई है, तो किसे दहेज मृत्यु कहेंगे। दहेज मृत्यु का सबसे बेसिक रूल ये है कि दहेज मृत्यु किसी के विवाह के बाद में ही की जा सकती है। मतलब कि किसी को भी अगर कोई कमा रहा है तो उसके लिए दहेज मृत्यु का प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो पहली चीज होनी चाहिए कि विवाहित पुरुष और महिला दोनों होनी चाहिए। तो दहेज मृत्यु के लिए विवाहित होना, उसके बाद में मृत्यु होना ही दहेज मृत्यु कहलाता है। दहेज मृत्यु तब होती है जब दहेज की मांग की जाती है। ऐसे समझो कि कोई एक लड़का है, लड़की है, अगर लड़की के परिवार वालों से लड़के के परिवार वाले मांग करते हैं कि जाओ घर पे जाओ और हमारे लिए पैसे लाओ, गाड़ी की मांग करते हैं या किसी मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करते हैं, तो वह दहेज की मांग की जाती है। उसको रहने नहीं देते, उसको परेशान किया जाता है, उसको किसी भी तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या अन्य किसी भी प्रकार से उससे मांग की जाती है। उसे परेशान करने का ये होता है कि दहेज की मांग करना, जो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो सबसे ज्यादा दहेज मृत्यु में दहेज की मांग की जानी चाहिए। किसी भी अगर मृत्यु हो जाती है, दहेज मृत्यु का नाम लिया जाता है और किसी भी केस में पाया जाता है कि उसके द्वारा कभी दहेज की मांग ही नहीं की गई थी, तो वह दहेज मृत्यु के अंतर्गत नहीं आती है। तो पहला मुख्य घटक हो जाता है कि दहेज की मांग किया जाना चाहिए। उस जो परिवार है जिस पे दहेज मृत्यु का मुकदमा लगता है, उस परिवार में उसके द्वारा दहेज मृत्यु की मांग की जानी चाहिए। दूसरी बात कि 7 साल विवाह के जिस दिन विवाह होता है उस तारीख से लेकर 7 वर्ष तक, 7 वर्ष के अंतर्गत अगर दहेज की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, जैसे कि कोई जल के मर गया या कोई अनएक्सपेक्टेड रूप से मर गया, जिससे कि सामान्य रूप से नहीं मर सकता, कोई ऐसे समझो कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि एक्सीडेंट होने के कोई चांस ही नहीं थे, तो ऐसे असामान्य कारण जिससे कि सामान्य रूप से किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन कोई भी अप्राकृतिक रूप से जिससे कि सामान्य कारण नहीं माना जा सकता, तो ऐसे कारणों को दहेज मृत्यु की परिस्थितियों के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें यह घटक आता है दहेज मृत्यु का। दूसरा घटक अप्राकृतिक परिस्थितियों में किसी की मृत्यु हो जाना, तो दहेज मृत्यु के अंतर्गत ही आता है। तीसरा है कि 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। अगर 10 साल हो गए और दहेज की मांग भी की गई है और अप्राकृतिक परिस्थितियों में उसकी मृत्यु भी हो गई, तो दहेज मृत्यु के अंतर्गत नहीं आएगी। इसका कारण ये है कि उसको सीमित कर दिया गया है कि 7 वर्ष के भीतर ही हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला होती है 7 या 10 7 से ऊपर जितने भी वर्ष तक वो रहती है तो एक परिवार का हिस्सा मान ली जाती है। तो वह परिवार का हिस्सा होने के बाद भी अगर कोई मांग करता है तो दहेज मृत्यु के अंतर्गत नहीं आ जाता। तो 7 साल के अंतर्गत, विवाह होने के 7 साल के अंतर्गत अगर दहेज की मांग की जाती है या प्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, उसके साथ में क्रूरता का व्यवहार भी किया जाता है। तो उसमें फैमिली में कौन कौन आते हैं, उसका पतिदेव है, उसके साथ में सासू है, उसके जो भी हैं नातेदारी में कि खून का संबंध, लड़के के खून के संबंध के सभी पारिवारिक रिश्तेदार, तो उसके अंदर उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता का व्यवहार। क्रूरता भी 2 तरीके से होती है, जैसे कि शाब्दिक रूप से हो सकती है और शारीरिक रूप से हो सकती है। मारपीट की जाती है उसके द्वारा, या दूसरा हो सकता है कि उसको बोला जाता है, बार बार परेशान किया जाता है बोल के, शब्दों से, तो वो भी क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है। क्रूरता वो शारीरिक क्रूरता हो गई, दूसरी होगी मानसिक क्रूरता हो गई। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है, उसके अंतर्गत क्रूरता को परिभाषित किया गया है। उसके जो सजा है वो अलग से दी गई है। तो साथ में अगर उसको परेशान किया जाता है तो 498A भी लगती है, साथ में 304B भी लगती है दहेज मृत्यु। तो दोनों धाराओं का प्रावधान से
उसका जो मामला है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसकी सज़ा के प्रावधान और भी बढ़ते हैं। तो दहेज मृत्यु की सज़ा क्या होगी? कम से कम इस ऐसे मामलों में जो सज़ा होती है वो 7 वर्ष होती है। और कोई गंभीर मामले हैं जिसमें कि ऐसे समझो कि बहुत दिनों से परेशान किया जा रहा है, उसको अप्राकृतिक ऐसे छिन भिन करके उसके शव को इस तरीके से जला दिया गया, उसके सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, और इस तरीके से किया जाता है कि एक सामान्य इंसान एक मतलब कि सामान्य इंसान और एक जानवर में जो फर्क है वो अगर मिट जाता है, तो इस तरीके से किसी की हत्या करना विरल से विरलतम मामलों में आ जाता है। ऐसे मामलों में उसको आजीवन कारावास दिया जाता है। तो इसमें सबसे मुख्य जो फेमस केस है, इसमें कश्मीरा कौर वर्सेस पंजाब राज्य है, जिसमें कि 7 मुख्य घटक बताए गए थे कि कौन कौन सी 7 कैटेगरीज होंगी, उसके अंतर्गत ही दहेज मृत्यु का केस माना जाएगा, अन्यथा वो सामान्य मृत्यु के अंतर्गत ही आ जाएगा। जो और भी पवन कुमार है, इसमें भी इन्हीं घटकों की पुष्टि की गई। इनमें से जो घटक होंगे वही दहेज मृत्यु के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, जो 1999 से लेके 2018 तक अब तक कितने केस हुए हैं, तो लगभग इसमें केस हुए हैं 7115 केस लगभग, जो दहेज मृत्यु के सबूतों पर आधारित थे, और उसको कम से कम 40 से 50% वृद्धि हुई है दशक के तौर पे, कि 10 साल में कितने % ये इससे रिलेटेड मामले बढ़े हैं। तो दहेज मृत्यु कम क्यों हुई है और इसको कम कैसे किया जा सकता है? जो तो सीधे से कारण है कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, सभी को जागरूकता नहीं होगी कि ये चीज़ गलत है, कि दहेज मांगना, लड़का लड़की समान होते हैं, उनकी प्रॉपर्टियों में दोनों में हिस्सा होता है। 2005 के बाद से लड़का और लड़की को समान संपत्ति में हक होता है माता पिता के में। तो ऐसे मामलों में जब संपत्ति का बंटवारा ही कर दिया जाएगा, जब हिस्सा ही पहले ही अलग हो जाएगा, तो मांग कहाँ से होगी? क्योंकि लड़की की संपत्ति होगी, लड़की की संपत्ति होगी, लड़की के अपने पास रहेगी, लड़के की अपने पास रहेगी, तो दहेज मांगने का कोई औचित्यपूर्ण कारण रह नहीं जाता है। 1983 में भारतीय दंड संहिता में इसका प्रावधान किया गया, 304B का प्रावधान 1983 में, 1986 में जो और अमेंडमेंट करके उसको और भी कठोर बना दिए गए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, उसमें वो पूरी तरह से दहेज मृत्यु से दहेज को रोकने के लिए बनाया गया है, जिसमें कि दहेज क्या होगा, कौन सी संपत्तियां दहेज में मानी जाएंगी, कौन सी संपत्तियां जैसे कि गिफ्ट के रूप में दी जाती है, अगर किसी मतलब कि पारिवारिक जो विवाह होता है उसमें गिफ्ट के रूप में जो संपत्ति दी जाती है उसको दहेज में नहीं माना जाता है, उसको उपहार की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसी संपत्ति जो विवाह में बिना किसी एक मांग के रूप में दी जाती है, तो वो दहेज का रूप होता है। उसके बाद में भी वो मांग विवाह के बाद में भी जारी रहती है, और जारी रहने के बाद में भी इतना परेशान किया जाता है कि उसको मांग आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो दहेज की मांग को अधिकतम इस कैटेगरी तक ले जाना है कि उसकी मृत्यु हो जाए तो भी दहेज की मांग को नहीं रुकने देना, तो दहेज मृत्यु का ये विशेष कारण बनते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें कि दहेज मृत्यु की क्या सबूत होंगे, इन सबूतों की चर्चा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 113B में दी गई है कि कौन कौन से सबूत कैसे लागू करवाए जा सकते हैं। तो 113B में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है, ऐसा अपराध जमानती होगा या अजमानती होगा। तो इसका प्रावधान ये है कि इसमें जमानत नहीं मिलेगी। अगर किसी को 104B लग जाता है तो उसको अजमानती अपराध है, उसको जमानत सामान्य रूप से नहीं मिल जाती, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो दिखा सकता है वहाँ पे, तो 498 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान है, तो ऐसी परिस्थितियों में ले सकता है। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट उसके बाद में अगर सबूत पाए गए हैं तो उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, उसको जमानत नहीं दी जा सकती, उसको सीधे तौर पे सजा का प्रावधान ही है। तो दहेज मृत्यु के सामान्य चर्चा यही थी। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, जो भी नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।